हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। मेरा नाम है अनूप तिवारी और आज मैं आप लोगों को फ्लूइड मैकेनिक्स में लेक्चर नंबर 11 लेक्चर नंबर 11 में मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस के बारे में बताने वाला हूं। देखिए फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में मैनोमेट्री के न्यूमेरिकल्स हम लोग ने सॉल्व किए थे और आई होप उसमें जो न्यूमेरिकल्स हैं, देखिए जो न्यूमेरिकल्स मैंने सॉल्व किया था वो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जो स्टूडेंट्स स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जूनियर इंजीनियर का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप में से बहुत सारे बच्चे अगर ये सोच रहे हैं कि सर आप इतना लेंदी न्यूमेरिकल क्यों कराते हैं, क्योंकि मुझे एक मैसेज आया था, ये था कि एक लेंदी न्यूमेरिकल है सर, इसका क्या काम है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। फ्रेंड्स, सिर्फ ऑब्जेक्टिव पेपर निकालने से हमारा काम नहीं चलेगा और आप जब ऑब्जेक्टिव पेपर निकालेंगे तब आप लोगों को सब्जेक्टिव पेपर देना पड़ता है और उसके लिए जो कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को सिखाया था और जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया था, उस क्वेश्चन को करने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ एक और चीज ये भी है फ्रेंड समझने की कि जब आप लोग कोई टफ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेरे न्यूमेरिकल्स पढ़ाने का वो ये है कि जब भी आप लोग कोई टफ न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो याद रखिए टफ न्यूमेरिकल से ही आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मैनोमेट्री का सवाल ले रहा था तो मैं वहां पे गॉस प्रेशर कैलकुलेट कर रहा था, मैं वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहा था, मैं वहां से एब्सोल्यूट प्रेशर भी पूछ सकता था। मैंने आपको डेप्थ के बारे में दिखाया कि जैसे डेप्थ इंक्रीज हो रही थी प्रेशर बढ़ रहा था। अगर मैं आपको सिर्फ सिंगल लाइनर ही क्वेश्चन देते रहूंगा तो आप लोग उसे पढ़ने की बजाय रटने की ज्यादा कोशिश करेंगे। लेकिन मैं एज अ फैकल्टी, एज अ टीचर ये चाहता हूं कि आप लोग चीजों को समझें, रटे ना। और समझने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप न्यूमेरिकल्स ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें। जितना ज्यादा न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जो है बढ़ता जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज का तो हमारा जो टॉपिक है हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन द सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट्स, इसके बारे में मैं आप लोगों को आज से बेसिक्स बताऊंगा, फॉर्मूलाज के बारे में बताऊंगा, कितने टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हम लोग यहां देख सकते हैं वो बताऊंगा और नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं, क्या मतलब होता है हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन द सबमर्ज्ड। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला चीज यहां पे जो आपके पास है वो है सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, आपके पास जो सबसे पहला चीज है वो है सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट्स। सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि लिक्विड में पूरी तरह से डूबी हुई कंडीशन में होते हैं, फ्लोटिंग कंडीशन में नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ध्यान दीजिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है पूरी तरह से डूबी हुई कंडीशन में, फॉर एग्जांपल कि जो भी ऑब्जेक्ट है हमारा वो फ्लूइड के कुछ फ्री सरफेस से नीचे है, तो इस केस में जो ये जो ऑब्जेक्ट होगा फ्रेंड्स, ये कैसा होगा? सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, इसको कोई डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, अभी बस आप लोग इतना समझिए कि सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट्स का मतलब ये होता है कि वो ऑब्जेक्ट जो किसी भी फ्लूइड कोई भी हो सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम पानी लें ही। ठीक है, बहुत सारे फ्लूइड्स होते हैं, तो फ्लूइड में भी जो भी आपका ऑब्जेक्ट उसमें पूरी तरह से डूबा हुआ हो, यानी कि कोई भी उस बॉडी का पार्ट उसके फ्री सरफेस से ऊपर ना हो, तभी वो बॉडी क्या कहलाता है फ्रेंड्स? सबमर्ज्ड बॉडी कहलाता है। चलिए, अब जो मैं आप लोगों को यहां पे पढ़ाने वाला हूं वो है सबमर्ज्ड बॉडी पे लगने वाला हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, फोर्सेस कई टाइप्स के होते हैं। अगर आप लोग मेरे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लेक्चर देख रहे होंगे तो वहां पे भी मैंने आपको फोर्सेस के बारे में बताया है। मैं कहूंगा कि आप लोग प्लीज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के भी मेरे लेक्चर जरूर देखें, जो कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए मैं बना रहा हूं। फोर्सेस जो होते हैं कई टाइप्स के होते हैं, लेकिन हाइड्रोस्टैटिक, सबसे पहले आप समझिए इस वर्ड का मतलब। हाइड्रोस्टैटिक यानी कि रेस्ट की कंडीशन में जो फ्लूइड अपना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है किसी भी सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट में, वही होता है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इस चीज को मैं लिख देता हूं, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। देखिए फ्रेंड्स, हाइड्रोस्टैटिक द फोर्स exerted by the fluid at rest। बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं यहां स्टैटिक्स की बात कर रहा हूं, तो हाइड्रोस्टैटिक्स फोर्सेस में मैं ये कहूंगा आप लोगों से कि द फोर्स exerted by the fluid at rest to its submerged objects is known as
हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस। ओके फ्रेंड्स, जो भी फ्लूइड रेस्ट की कंडीशन में अपने अंदर सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स एक्सर्ट करता है उसी को हम हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, ये किस टाइप का फोर्स होता है? ये भी तो हो सकता है, मैं आपसे बिल्कुल ये सवाल पूछ सकता हूं फ्रेंड कि किस टाइप का फोर्स हो सकता है। ये जो फोर्स होता है फ्रेंड्स, ये प्रेशर फोर्स होता है। बहुत ध्यान से समझिए, इट इज अ प्रेशर फोर्स। ठीक है। अब प्रेशर फोर्स का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हम फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करते हैं, मैं कई बार आप लोगों को ये बोल चुका हूं कि जब भी हम फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करते हैं हम हमेशा गॉज प्रेशर की बात करते हैं। यानी कि जब भी फ्लूइड के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो उसमें हमेशा कौन सा प्रेशर लगता है फ्रेंड्स? गॉज प्रेशर लगता है। ठीक। और हर ऑब्जेक्ट का अपना कुछ एरिया भी होता है फ्रेंड्स। तो अगर मैं उसके गॉज प्रेशर को उसके एरिया से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसकी वजह से जो फोर्स एक्सर्ट होगा वही मेरा एक्चुअली में हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कहलाएगा। ठीक है। बहुत ध्यान से समझिए फ्रेंड्स, हमारे पास जो फोर्स होता है, फोर्स का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है, देखिए, जो मैं अगर फ्लूइड की बात करूं तो वो होगा प्रेशर इंटू एरिया। बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है फ्रेंड्स। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो होता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ओके। नाउ अगर मैं ये प्रेशर की बात कर रहा हूं फ्लूइड के केस के लिए तो ये क्या हो जाता है फ्रेंड्स? गॉज प्रेशर। ठीक है। और ये जो एरिया होता है, ये एरिया जो होता है एरिया ऑफ द सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट होता है। इसे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों को ये सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं। मैं सारे फॉर्मूलाज अच्छे से आप लोगों को लिखवाऊंगा, बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो एक्चुअली में जो यहां से जो फोर्स आता है वो होता है गॉज प्रेशर इंटू एरिया। ठीक। यही वो फोर्स है, यही वो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है जो आज हम सीखेंगे कि कैसे निकाला जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए समझते हैं इसको और अच्छे से फॉर्मूला के साथ। तो जो फॉर्मूला मैं यूज करूंगा फ्रेंड, बहुत ध्यान से समझिएगा, जो भी फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूं हमारा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स को निकालने के लिए, वो जो फोर्स की वैल्यू होती है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स की जो वैल्यू होती है फ्रेंड, बहुत ध्यान से, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, रो जी जेड बार इंटू एरिया। ठीक है, इसे बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बहुत ध्यान से समझिए, यहां पे जो F है इसको मैं लिखा देता हूं। F जो होता है वो होता है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है फ्रेंड्स। रो जो होता है वो होता है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, बहुत ध्यान दीजिए, जो रो होता है वो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, यानी कि ऑब्जेक्ट जिस भी फ्लूइड के अंदर सबमर्ज्ड है उसी फ्लूइड का आपको क्या लेना है? डेंसिटी लेना है। ठीक है। जी जो है ये होता है एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके फ्रेंड्स, जी की जो वैल्यू होती है 9.81, चलिए इसको भी मैं लिख देता हूं, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। हमेशा आपको यही लेना है। इन केस एग्जाम में अगर 10 बोलेगा तो ही लीजिएगा, अगर कुछ नहीं बोलेगा तो 9.81 हमें लेना है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद एरिया मैंने अभी बताया था, ये होता है एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, एरिया ऑफ सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट, ये चीज मैंने आपको बताई थी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका आपको ख्याल रखना है, वो होता है जेड बार। इसी के बारे में मुझे आप लोगों को इस बेसिक टॉपिक में पढ़ाना है। चलिए समझते हैं फ्रेंड्स, जेड बार क्या होता है। ओके, जो लास्ट में आपका एक आ रहा है जेड बार, ठीक है, जेड बार क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को। जब भी कोई फ्लूइड किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट करता है, यानी सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट होता है, तो हर सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट का अपना कुछ सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब यह होता है कि उसका जो पूरा का पूरा जो उसकी वेट है वो किसी सिंगल पॉइंट पे हम कंसंट्रेटेड मानते हैं। ओके फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से समझिए, हर ऑब्जेक्ट का अपना एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है और आप उसे सेंटर ऑफ मास भी कह सकते हैं। देखिए,
बहुत ध्यान से समझिए, अगर मैं इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट पे जाऊं तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग चीज हो जाएगा अगर मेरा ग्रेविटेशनल फील्ड चेंज हो रहा है तो, ठीक है। लेकिन अगर अभी आप वो मत सोचिए, ठीक है। अभी आप ये मानिए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट का वो पॉइंट होता है जो जहां पे उसका वेट किसी सिंगल पॉइंट पे कंसंट्रेटेड होता है। ओके फ्रेंड्स, ये शायद आप लोगों को पता होगा। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो फ्लूइड के सरफेस से कितनी दूरी पे है, उसी को हम लोग जेड बार कहते हैं। एक बार मैं इस चीज को लिख देता हूं आप लोगों के लिए। इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस, इट इज अ वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन, ये मेरा साइन बिटवीन का है, प्लीज इसे पूरा लिख दीजिए, बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, it is the vertical distance between center of gravity and free surface of the fluid। बहुत ध्यान से इस चीज को समझिए फ्रेंड्स। जेड बार जो होता है, देखिए अगर मैं आप लोगों को हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकालने बोलूंगा तो बहुत इजीली आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा। वाटर एंड मरकरी होगा तो आपको वैल्यू पता होगी, जी की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। आप ऑब्जेक्ट को देख के उसका एरिया बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल है तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ओके। आपका अगर सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर, अगर आपका ट्रायंगल है तो हाफ बेस इनटू हाइट। आप जो भी ऑब्जेक्ट है उस हिसाब से आप उसका एरिया बता सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं जेड बार, तो जेड बार एक्चुअली क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल यहां पे एक डायग्राम के थ्रू समझा देता हूं। मान लीजिए कि ये मेरा फ्री सरफेस ऑफ द फ्लूइड है, फ्री सरफेस ऑफ द फ्लूइड, ठीक। और यहां पे मैं एक रेक्टेंगल ले रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिए। इस रेक्टेंगल की जो हाइट है वो है h। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि एक सिमेट्रिकल फिगर है, तो यह क्या होगी, इसके बीच से पास होगी। और वो सिमेट्रिकल जो हाइट हो, जो ये पॉइंट होगा, यही होगा हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यही पॉइंट होगा। इसकी वैल्यू होती है h/2, सर्कल के लिए d/2, ट्रायंगल का कंडीशन पर डिपेंड करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर मेरा कोई रेक्टेंगल है जिसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी h/2 है, तो z बार की वैल्यू इस केस में क्या होगा, इस h/2 प्लस यहां से हम लोग जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो होगा x मान लीजिए। तो इस केस में जो z बार होगा वो होगा x प्लस h/2। जरूरी नहीं है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है फ्रेंड्स, मैं इस एग्जांपल के तौर पे आपको ये चीज समझाना चाह रहा हूं। तो जो z बार होता है हमारा, z बार की जो वैल्यू होती है फ्रेंड्स, वो होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेकर फ्री सरफेस ऑफ द फ्लूइड तक की डिस्टेंस। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ रहा होगा। इसी फॉर्मूला से हम लोग किसी भी सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट पे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, एक होता है हमारा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, दूसरा जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, दूसरा जो टॉपिक होता है हमारा वो होता है सेंटर ऑफ प्रेशर। सेंटर ऑफ प्रेशर ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। सेंटर ऑफ प्रेशर, जिस तरह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, सेंटर ऑफ मास होता है, उसी तरह से प्रेशर भी किसी सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट में जो भी हमारा प्रेशर फील्ड होता है उसे भी हम एक सिंगल पॉइंट पे कंसंट्रेटेड मानते हैं, जिसे हम सेंटर ऑफ प्रेशर कहते हैं। तो इस चीज को भी मैं एक डेफिनेशन के तौर पे लिख देता हूं। इसका ये होता है द सेंटर ऑफ प्रेशर, द सेंटर ऑफ प्रेशर is a point on the submerged object where the whole pressure field is assumed to be concentrated। बहुत ही इजी डेफिनेशन में आप लोगों को इसका देख रहा हूं फ्रेंड्स, कि सेंटर ऑफ प्रेशर मेरा वो पॉइंट होता है किसी भी सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट में जहां पे मैं ये मान के चलता हूं कि पूरा का पूरा जो प्रेशर फील्ड है वहां पे कंसंट्रेटेड है। ओके फ्रेंड्स,
आप लोगों को एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई डेफिनेशन ना पूछ के इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है। यानी कि एग्जाम में किसी भी सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट पे आपको यह पूछा जाएगा कि इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला हाइड्रोस्टैटिक फोर्स और इस पे जो सेंटर ऑफ प्रेशर है उसकी डिस्टेंस को आप बताइए। तो जिस तरह से हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का ये फॉर्मूला होता है उसी तरह से सेंटर ऑफ प्रेशर का भी फॉर्मूला होता है। उसे भी आप लोग प्लीज लिख लीजिए फ्रेंड्स, उसको भी मैं यहां लिखवा देता हूं। Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. उसको भी मैं लिखवा देता हूं। वो जो आपका फॉर्मूला होता है सेंटर ऑफ प्रेशर उसको कहते हैं ZP, इसको डिनोट करते हैं फ्रेंड्स ZP से। ठीक है, इसको आप ऐसा करें, यहां पे ZP डिनोट कर लीजिए। Z बार क्या है? Z बार है वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड फ्री सरफेस ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, उसे हम Z बार से डिनोट करते हैं। और जो सेंटर ऑफ प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो होती है, इसको लिख लेंगे फ्रेंड्स, Z बार प्लस I साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन A इंटू Z बार। ये फॉर्मूला आप याद कर लेंगे, ये जरूरी है। ओके फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला है आपका सेंटर ऑफ प्रेशर का। और एक जो फॉर्मूला मैंने आप लोगों को लिखवाया था हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का फ्लूइड के केस में, वो होता है रो जी जेड बार इंटू एरिया। ये दो फॉर्मूला से आप हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस किसी भी सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट के बारे में निकाल सकते हैं। अब मैं आप लोगों को क्या करता हूं, इसके बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए Z बार अभी हमने यहां पे पढ़ लिया। Z बार जो है ये वैल्यू है फ्रेंड्स, ये है Z बार की वैल्यू। ये वो वर्टिकल डिस्टेंस होती है जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और जो हमारा फ्री सरफेस ऑफ द फ्लूइड है उसको मेजर की जाती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे एक बात ये फ्रेंड्स कि मैंने यहां पे लिखा है वर्टिकल, ये हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन पे ही मेजर होगा। ठीक है, ये चीज को बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। ओके, क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स अक्सर इससे पूछे जाते हैं, अगर इजी न्यूमेरिकल आएगा तो आपको डायरेक्ट वर्टिकल डिस्टेंस दे देगा, नहीं तो क्या करता है आपको इंक्लाइंड सरफेस के बारे में पूछ देता है। तो वहां कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सरफेस कैसा भी दिया जाए आपको हमेशा वर्टिकल डिस्टेंस ही निकालना है। तो अगर ये वर्टिकल डिस्टेंस होगी फ्रेंड्स तो आपका सेंटर ऑफ प्रेशर भी क्या होगा, एक वर्टिकल डिस्टेंस के थ्रू ही हम मेजर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए आई जो होता है फ्रेंड्स इस फॉर्मूला में, यहां से मैं लिखवा रहा हूं, आई जो होता है ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है फ्रेंड्स, आई जो होता है वो होता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दी बॉडी। ठीक है, जो आई होता है वो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, जो अल्फा होता है फ्रेंड्स इंक्लिनेशन एंगल। अल्फा होता है इंक्लिनेशन एंगल, यानी कि क्या ऑब्जेक्ट किसी एंगल से इंक्लाइंड है या नहीं। अगर ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड ना हो के वर्टिकल होगा तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, इसका भी मैं एक टेबल बनाने वाला हूं। ठीक, अल्फा के बाद ए जो है फ्रेंड्स ये होता है एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जेड बार, और ये सेम ही है। यानी कि यहां पे जो फॉर्मूला में हमने तीन एक्स्ट्रा चीजों को जो वैल्यू किया है वो है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इंक्लिनेशन एंगल और एरिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को एक टेबल लिखवा रहा हूं, प्लीज आप लोग उस टेबल को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ड्रॉ कर लेंगे ताकि आपको चीजें और क्लियरली समझ में आने लगेंगी। चलिए फ्रेंड्स, इसको भी अपन लोग समझ लेते हैं थोड़ा। ओके, मैं क्या कर रहा हूं फ्रेंड्स, तीन कंडीशन ले रहा हूं। ठीक है, स्टेट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, आई एम सॉरी, ये हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, और यहां पे मैं आपका ले लेता हूं सेंटर ऑफ प्रेशर, यानी ZP की वैल्यू। ठीक है, सेंटर ऑफ प्रेशर, और यहां पे मेरा इसको मैं मान लेता हूं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, ओके। अगर मेरा स्टेट, पहला स्टेट, अगर मेरा बॉडी, ओके फ्रेंड्स आप इसको ऐसे बना लीजिए।
ठीक है, इसके 3 भाग कर लेते हैं बेसिक। ओके चलिए, अगर मेरा जो बॉडी है हॉरिजॉन्टल कंडीशन में होगा, अगर मेरा बॉडी हॉरिजॉन्टल स्टेट में होगा तो फोर्स उसमें रो जी जेड बार इंटू एरिया लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से समझिए, अगर मेरा बॉडी हॉरिजॉन्टल स्टेट में होगा तो उस पर जो लगने वाला हाइड्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो रो जी जेड बार इंटू एरिया होगा। इस केस में जो जेड पी की वैल्यू होगी वो जेड बार के बराबर ही होगी, क्योंकि आपका बॉडी अगर हॉरिजॉन्टल स्टेट में है तो वहां किसी भी तरह से आपकी सेंटर ऑफ प्रेशर के लिए हाइट ना इंक्रीज हो रही होगी ना डिक्रीज हो रही होगी। अगर आप फिर भी कंफ्यूज हो रहे हैं तो जब मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। और आप चाहे तो इस फॉर्मूला में भी पुट करके उस चीज को देख सकते हैं, बट अभी बिल्कुल भी घबराने की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स लेके आ रहा हूं और एक ऐसा न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा, ये पहला कंडीशन है। दूसरा होता है वर्टिकल स्टेट। अगर बॉडी मेरा वर्टिकल कंडीशन में है तो मेरा रो जी जेड बार इंटू जो एरिया होगा वो मेरे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू के बराबर होगा। मतलब जैसा यहां पे लग रहा था सेम वैसे ही यहां पे लगेगा, और जो आपका ZP की वैल्यू होगी वो होगी जेड बार प्लस आई अपॉन एरिया इंटू जेड बार। ठीक है, इसे भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, और तीसरा चीज अगर आप देखेंगे मेरे से तो ये होगा आपका इंक्लाइंड सरफेस। ठीक है, आप चाहे तो यहां स्टेट की जगह सरफेस भी लिख सकते हैं, बेटर ये होगा कि आप यहां सरफेस लिख दें। ठीक है, तो ये होगा हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है, वर्टिकल सरफेस, और ये आपका लास्ट है इंक्लाइंड सरफेस। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पे भी जो हाइड्रोस्टैटिक, देखिए फ्रेंड्स, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स की जो वैल्यू है वो कहीं भी चेंज नहीं हो रही है, एरिया। ठीक है, और जो इसका ZP की वैल्यू होगी वो होगी जेड बार प्लस आई साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन एरिया इंटू जेड बार। ये आपका एक बेसिक सा टेबल है, इसको आप बना लीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्या किया, इस टेबल से आप लोगों को डराने का काम किया। बुक्स क्या करती हैं, मैं आज वही करके रहा हूं। बुक्स आप लोगों को एक टेबल दे देती हैं, आप लोग देखते हैं कि यार 1 2 3 4 5 6 फॉर्मूला, तो चलिए 6 भी नहीं, 1 2 3, हम लोग को 4 अलग अलग फॉर्मूलाज पढ़ना पड़ता है। अगर आप सिर्फ एक फॉर्मूला लेके चले हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का तो तीनों केस में हाइड्रोस्टैटिक फोर्स तो सेम है, और अगर आप सिर्फ इस फॉर्मूला को भी लेके चले, जो कि मैंने यहां पे लेके चला भी है, तो आप एक चीज ध्यान देंगे कि इस फॉर्मूला का यूज करके भी आप वर्टिकल सरफेस और हॉरिजॉन्टल सरफेस का सेंटर ऑफ प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं वर्टिकल सरफेस की बात करूंगा तो अल्फा, अगर मैं, देखिए फ्रेंड्स बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिए, बहुत ध्यान से, अगर मैं वर्टिकल सरफेस की बात कर रहा हूं तो यहां पे जो अल्फा है वो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 90 डिग्री वर्टिकल के केस में। तो ऑटोमेटिकली जो साइन स्क्वायर अल्फा होगा वो होगा साइन स्क्वायर 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, क्योंकि साइन 91 होता है और 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। अगर आप इस चीज को यहां पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये निकल के आ जाएगा। और अगर आप यहां पे इसको हॉरिजॉन्टल लेंगे तो आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे कि अगर मेरा फ्री सरफेस ऑफ द फ्लूइड में हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो जितना हाइट इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से फ्री सरफेस का है जेड बार का, उतना ही उसके किसके बराबर हो जाएगा, सेंटर ऑफ प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो बेसिकली मैंने आप लोगों को क्या किया, यहां थोड़ा सा डराने का काम किया, लेकिन एक्चुअली में आपको जो एक फॉर्मूला यूज करना है वो यही फॉर्मूला यूज करना है, और इससे आप तीनों चीजों का क्या निकाल सकेंगे, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स और सेंटर ऑफ प्रेशर की वैल्यू। तो आपको सिर्फ इन 2 फॉर्मूला पे ध्यान रखना है, इस टेबल के बारे में आपको ज्यादा नहीं सोचना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का जो मेरा ये था, ये एकदम बेसिक सा था। इसको जो है इससे रिलेटेड अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल्स करेंगे,
और नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल करने के बाद हम लोग थोड़ा सा अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए क्या क्या उनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ प्रेशर की जो वैल्यूज होती है उसको भी मैं एक प्रॉपर टेबल के साथ आप लोगों को दिखा दूंगा। ठीक है फ्रेंड, तो अगर आप लोगों को मेरा ये काम अच्छा लग रहा है, अगर आप लोगों को मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें, सब्सक्राइब करें जेनिक जेई स्टडी को और ज्यादा से ज्यादा नंबर में जुड़े। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट लेक्चर में इसी के जो हम न्यूमेरिकल पोर्शन है उसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।